तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। दोस्तों, महानगरी में कई गायक आए और कई चले गए। सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा कहना। लेकिन बॉलीवुड के रफी साहब जैसी प्रतिभाएं अनंत काल तक जीवित। रफी के चाहने वाले दुनिया भर में हैं। तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे ओ तेरे। भले ही मोहम्मद रफी साहब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज पूरी दुनिया में हमेशा गूंजती रहेगी। के गरीब की यही दुआ है याद वालों। आप सभी ने रफी साहब की जिंदगी से जुड़े कई किस्से सुने होंगे, लेकिन एक ऐसा किस्सा है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह, अमृतसर में हुआ था। 6 भाई बहनों के परिवार में रफी दूसरे सबसे बड़े भाई थे। इन्हें घर में सब प्यार से फिक्को बुलाया करते थे। दाना शीको बे परदाना कर दूं तो अकबर मेरा। रफी एक रूढ़िवादी परिवार का हिस्सा थे, जहां नाच गाने पर पाबंदी थी, लेकिन रफी अलग थे। मेरा ही मेरी मंजिल है तू। गांव की गलियों में गाना गाते हुए एक फकीर को देखकर रफी ऐसे प्रभावित हुए कि रोजाना उसे सुनने का इंतजार करते थे। आज मौसम बड़ा बेईमान है। उस फकीर की नकल उतारते हुए रफी साहब खुद भी रियाज किया करते थे। 9 साल की उम्र में रफी का परिवार लाहौर शिफ्ट हो गया था। रफी को कभी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, तो उनके पिता ने उन्हें बड़े भाई के साथ खानदानी नाई की दुकान में लगा दिया। 9 साल के रफी नूर मोहल्ले के भाटी गेट की दुकान पर नाई बन चुके थे। 1933 की बात है जब पंडित जीवनलाल बाल कटवाने पहुंचे। रफी यहां काम करते हुए अमृतसर स्टाइल में वारिस शाह का हीर गुनगुना रहे थे। ये दुनिया ये महफिल। इस आवाज में एक जादू था जिसने जीवनलाल को प्रभावित किया। जीवनलाल ने रफी को ऑडिशन के लिए बुलाया, जिसे उन्होंने आसानी से पार कर लिया। जीवनलाल ने ही उन्हें पंजाबी संगीत की ट्रेनिंग दी और रफी गायकी में माहिर होते चले गए। दोस्तों, ये किस्सा उस दौरान का है जब मोहम्मद रफी ने एक इवेंट में दोस्ती फिल्म का गाना चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे गाया था। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। उस समारोह में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बतौर दर्शक मौजूद थे। ऐसा कहा जाता है कि पंडित नेहरू उस गाने को लाइव सुनकर अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए और उनकी आंखों से आंसू निकल आए थे। 1948 में रफी ने राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापूजी की अमर कहानी गाया। वालों बापू की ये अमर कहानी, वो बापू। इस गाने के हिट होने के बाद उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के घर में गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। फिर भारत की सेवा करने अपने देश में आया। रफी साहब ने नौशाद के अलावा कई बड़े कंपोजर्स के साथ काम किया था। एस.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ओ.पी. नैयर और कल्याणजी आनंद जी समेत अपने दौर के लगभग सभी लोकप्रिय संगीतकारों के साथ मोहम्मद रफी ने गाना गाया था। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता। 1937 में रफी ने महज 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया एग्जीबिशन लाहौर में पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी। ये मौका उन्हें संयोग से मिला था। दरअसल स्टेज पर बिजली ना होने पर उस जमाने के पॉपुलर सिंगर कुंदनलाल सहगल ने स्टेज पर गाने से इनकार कर दिया। ऐसे में आयोजकों ने रफी साहब को परफॉर्म करने के लिए कहा।
गाना सुनने बैठे दर्शकों में के एल सहगल भी थी, जिन्होंने कहा था, ये लड़का एक दिन बड़ा गायक बनेगा। डायरेक्टर श्याम सुंदर की मदद से रफ़ी फिल्मों में आए। पहला गाना रहा गल बलोच फिल्म का परदेसी सोनिए ओ हीरिए। लगातार गाने गाते हुए रफ़ी खूब नाम कमा रहे थे। लिखे जो खत तुझे। एक्टर और प्रोड्यूसर नजीर ने मोहम्मद रफ़ी को 100 रुपये और एक टिकट भेजकर बॉम्बे बुलाया। यहां उन्होंने फिल्म पहले आप 1944 का गाना हिंदुस्तान के हम हैं रिकॉर्ड किया। नौशाद ने इस रिकॉर्डिंग का किस्सा सुनाते हुए बताया, देशभक्ति गाने में साउंड इफेक्ट देने के लिए सभी सिंगर्स और कोरस गाने वालों को मिलिट्री वालों के जूते पहनाए गए थे। जूतों की आवाज से ही साउंड क्रिएट कर रिकॉर्ड किया गया था। जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो मोहम्मद रफ़ी के पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे में चमक थी। ये चमक थी अपना पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड करने की। अनमोल गुड़िया 1946, शहीद 1948, दीदार 1951, कोहिनूर 1960 जैसी फिल्मों में बेहतरीन गाने गाते हुए रफ़ी साहब स्टार बन गए। बैजू बावरा में प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद रफ़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन जैसे संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन चुके रफ़ी दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और राजेश खन्ना की आवाज बन गए। तेरी चुनरी लहराई, बरसात हो गई। 60 के दशक में रफ़ी साहब की टक्कर का कोई सिंगर नहीं था। हालांकि 1970 तक किशोर कुमार के आने के बाद हिंदी सिनेमा के पास दो दिग्गज सिंगर्स थे। 1938 में मोहम्मद रफ़ी की शादी बशीरा बीबी से हुई थी, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ। जब भारत पाकिस्तान के दंगों में मोहम्मद रफ़ी के सास-ससुर की मौत हो गई तो उनकी पत्नी बशीरा ने भारत में रहने से साफ इनकार कर दिया और लाहौर लौट गईं। पहली पत्नी के जाने के बाद मोहम्मद रफ़ी ने बिल्किस बानो से दूसरी शादी की, जिससे उन्हें 6 बच्चे हुए थे। जब मोहम्मद रफ़ी हज से लौटे तो कुछ मौलवियों ने उन्हें गाने ना गाने की सलाह दी। मोहम्मद रफ़ी ने भी बात मानकर गाना गाना छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब फैंस उदास होने लगे तो उन्होंने गायकी को इबादत बताते हुए दोबारा गाना शुरू कर दिया। मोहम्मद रफ़ी के छोटे बेटे शाहिद की पत्नी फिरदौस ने दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान उनसे जुड़ा किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि मोहम्मद रफ़ी के कई फैंस ऐसे हैं जो उनकी कब्र पर आते हैं और मिट्टी उठा ले जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कब्र की मिट्टी खा लेते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब लग्जरी गाड़ियों के शौकीन थे। उन्होंने अमेरिकी इंपोर्टेड कार इम्पाला खरीदी थी। राइट हैंड ड्राइव वाली ये कार भारत के गिने चुने लोगों के ही पास थी। रफ़ी साहब का ड्राइवर पुराना था जो राइट हैंड ड्राइविंग समझ नहीं पा रहा था। जब नया ड्राइवर ढूंढा तो पुराने वफादार ड्राइवर सुल्तान का घर कैसे चलेगा, इस चिंता में रफ़ी साहब ने उसे टैक्सी खरीद कर दी। ये टैक्सी उस जमाने में 70,000 की थी। रफ़ी साहब की उस समय की दरियादिली का नतीजा ये निकला कि सुल्तान के पास आज 12 टैक्सी हैं। रफ़ी साहब की मौत के बाद एक फ़कीर उनके घर तक पहुंचा और रफ़ी साहब से मिलने की जिद करने लगा। जब परिवार वालों ने फ़कीर को बैठाकर वजह पूछी तो उसने बताया कि उसका घर चलाने के लिए रफ़ी साहब हर महीने कश्मीर खर्च भेजते थे, लेकिन कुछ महीनों से खर्च आना बंद हो गया है। रफ़ी साहब के सेक्रेटरी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रफ़ी साहब बिना किसी को बताए कई लोगों का घर चलाया करते थे। बायोग्राफी नौशादनामा में रफ़ी साहब के जज्बे का एक किस्सा लिखा गया है। बैजू बावरा फिल्म के गाने ओ दुनिया के रखवाले में रफ़ी को हाई स्केल में रिकॉर्डिंग करनी थी। इसके लिए रफ़ी साहब ने कई दिनों तक लगातार घंटों रियाज किया था।
जब गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग हुई तो रफी साहब के गले से खून रिस रहा था। इस गाने के बाद कई महीनों तक रफी साहब ने कोई गाना नहीं गाया। बताया जाता है कि एक कैदी ने फांसी की सजा के दौरान ये गाना सुनने की आखिरी इच्छा जाहिर की थी। जेलर ने जेल में ही रिकॉर्डर पर ये गाना बजाया और फांसी दी। 1961 की फिल्म माया के गाने तस्वीर तेरी दिल में की रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में लता और रफी साहब की गायकों की रॉयल्टी पर ऐसी बहस छिड़ी कि दोनों ने साथ काम न करने का फैसला लिया। लता ने इंडस्ट्री में सभी सिंगर्स की आवाज उठाते हुए उनके लिए रॉयल्टी की मांग की थी। सभी गायकों ने मीटिंग रखी, लेकिन रफी साहब, लता और रॉयल्टी मांग रहे सभी सिंगर्स की सोच के खिलाफ थे। रफी साहब ने लता से कहा कि वो अब उनके साथ गाना नहीं गाएंगे। इंडस्ट्री में नई आई गुस्से की तेज लता ने जवाब में कहा, आप क्या मेरे साथ गाना नहीं गाएंगे? मैं खुद कभी आपके साथ नहीं गाऊंगी। दोनों ने करीब 4 साल तक साथ में गाना नहीं गाया, ना ही कोई मंच साझा किया। साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म ज्वेल थीफ के गाने दिल पुकारे आरे आरे को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने अपनी सुरीली आवाज दी थी। आरे 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 दिल पुकारे। इस गाने को मोहम्मद रफी और लता जी के 4 साल पुराने झगड़े को सुलझाने का क्रेडिट देना गलत नहीं होगा। 1967 में संगीतकार जयकिशन के कहने पर रफी साहब ने लता से चिट्ठी लिखकर माफी मांगी। 1967 में आर.डी. बर्मन के एक समारोह में दोनों ने इसी साल रिलीज हुई फिल्म ज्वेल थीफ का ये गाना गाया और झगड़ा खत्म कर लिया। रफी साहब एक शो के लिए ब्रिटेन के कोवेंट्री पहुंचे थे। यहां खाना रफी साहब की पसंद का नहीं था, तो उनका मिजाज खराब हो गया। वहीं मिलने पहुंचे बेटे और बहू से रफी साहब ने पूछा कि यहां से लंदन कितना दूर है। जवाब मिला, सिर्फ 3 घंटे। रफी साहब ने तुरंत बेटी यास्मीन को कॉल किया और कहा, क्या तुम घंटे भर में दाल चावल और चटनी पका सकती हो? बात बनी तो रफी साहब तुरंत गाड़ी से लंदन रवाना हो गए। भारतीय खाना खाया और दोबारा शाम 7 बजे तक ब्रिटेन लौट आए। लोगों के उनके अचानक होने का कारण जाना तो हर कोई हैरान रह गया। 31 जुलाई 1980 को रात करीब 10:25 बजे मोहम्मद रफी ने हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। अगली सुबह इन्हें जुहू के कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनके अंतिम दर्शन में करीब 10,000 लोग शामिल हुए थे। भारत सरकार ने रफी के निधन पर 2 दिनों का सार्वजनिक शोक अनाउंस किया था। तो दोस्तों, आपको मोहम्मद रफी का गाना आपको कौन सा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।